हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुच्छेद का अध्ययन करने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि जैसे बीपीएससी और कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिनका डेट आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम डेट भी अब धीरे धीरे करीब आते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको रिवीजन और तेज करने की जरूरत होगी, और रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री जैसे एग्जाम्स की बात करो आप, तो मुझे लगता है कि घटना चक्र एक अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम रिवीजन कर सकते हैं अपना। और अभी हम घटना चक्र की ही भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक, जो कि 2025 की लेटेस्ट एडिशन है, इसका रिवीजन कर रहे हैं। और इस सीरीज में ये 8वां क्लास है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। ठीक है, यानी कि पॉलिटी का ये 8th क्लास है। इससे पहले के आपने बाकी क्लासेस नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। अदरवाइज आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। कई लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना भी दिया है। आप प्लेलिस्ट जरूर जा करके चेकआउट कीजिए, और जो भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है वो जरूर देखिए। और ये जरूर बोलूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बिल्कुल देखो, ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ पढ़ना नहीं है जो किसी काम का नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्री में पूछे गए क्वेश्चन है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 2-3 एग्जाम में एक साथ आ चुके हैं। ठीक है, तो आप जरूर कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स और क्वेश्चन दोनों हम इसी में देखेंगे। और तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, जिन जो लोग भी वीडियो देखेंगे प्लीज सभी लोग एक एक कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्त, अब बात करते हैं संविधान में प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। तो इससे पहले अनुच्छेदों की संख्या देख लेनी चाहिए हमें। भारतीय संविधान में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसको दो दृष्टि से आप देख सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि गिनती के अनुसार कुल कितने हैं, और दूसरा सीरियल नंबर के अनुसार, यानी कि सीरियल वाइज कितने होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि गिनती के अनुसार यानी कि काउंटिंग के अनुसार 1 मई 2014 तक की रिपोर्ट के अनुसार 471 टोटल संख्या है किसकी, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की। ठीक है, और क्रमांक की दृष्टि से देखोगे तो ये 395 काफी पहले से चला आ रहा है। अब आप पूछें कि दोनों में अंतर क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं जैसे भारतीय संविधान के भाग की, तो वहां भी हमने देखा था कि गिनती की दृष्टि से वो 25 है, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग हैं। मतलब क्या बनता है इसका, जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं भारतीय संविधान में भाग 9 की बात करूं, जैसे भाग 9 में क्या है, पंचायतों के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये 343 क से और आगे क ख ग ऐसे चलता है, और 343 ओ तक जाता है। ठीक है, यानी कि कुल 15 इसमें आ जाते हैं अनुच्छेद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गिनती के अनुसार ये क का मतलब ए, आप समझिए 343 ए से 343 ओ तक गया, यानी कुल 15 अनुच्छेद हुए। लेकिन जब इसको क्रमांक के अनुसार देखोगे तो ये केवल एक ही माना जाएगा, क्योंकि 343 ही है। जैसे अनुच्छेद 300 ए, संपत्ति का अधिकार। अब अनुच्छेद 300 और 300 ए, इसको आप गिनती के अनुसार से दो मानोगे कि एक अनुच्छेद हो गया 300 और एक अनुच्छेद हो गया 300 ए। लेकिन क्रमांक में इसको केवल अनुच्छेद 300 बस यही माना जाएगा, यानी कि क्रमांक में इसकी गिनती एक होगी, लेकिन गिनती में इसकी गिनती यानी कि गणना की दृष्टि से इसको दो बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर गणना की दृष्टि से इसको 15 अनुच्छेद बोले जाएंगे टोटल, लेकिन यहाँ पर इसको एक ही अनुच्छेद बोला जाएगा, और वो 343। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये अंतर है। और गणना की दृष्टि से टोटल 471 हो जाते हैं, जबकि क्रमांक की दृष्टि से 395। तो अगर आपको ये दोनों ही नहीं लिखे और सीधे पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तब क्या आंसर आपको लगाना है, तब आपको 395 ही बताना है कि भारतीय संविधान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम सीधे अपने आर्टिकल्स पर जो हमें पढ़ना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद जो है उनको जल्दी जल्दी में हम देखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर भाग आपको नहीं याद है तो आप भाग जरूर याद रखिए।
कि अगर भाग याद रहे तो अनुच्छेद थोड़ा याद करना आसान होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। और 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 4 यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन 4 मैं बता देता हूं। इसको पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक के रूप में देखा जा सकता है। और ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है, यानी कि जब संविधान लागू किया गया था 1950 के टाइम पर, उस समय नागरिकता किस प्रकार थी, किस प्रकार नागरिकता प्रदान की जाती थी, इसके बारे में। और 5 से देखो, अब 5 से 11 तक चलता है नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा। 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। और फिर आता है आपका 12 से 35, जो कि है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि संविधान 5 में है, सॉरी, संविधान के अनुच्छेद 5 में है, संविधान के प्रारंभ की स्थिति में नागरिकता किस प्रकार दी जाती थी। फिर अनुच्छेद 14, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी अगर लाइन बाई लाइन आपको सारे ही चाहिए 1 से लेके 395 तक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि यानी कानून या फिर न्यायालय के सामने सभी को बराबर अधिकार मिले, यानी कि विधि के लिए सभी लोग एक समान हैं। फिर 15 में देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 15 में। 16 में देखेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन जब भी किया जाएगा तो इसमें सभी को किसी भी विषय पर अवसर एक समान दिया जाएगा। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। 15 हो गया, 17 हो गया, 18 भी कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। 18 से उपाधि, 18 उपाधियों का अंत। फिर देखेंगे 19 में क्या है? वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने का अधिकार। ठीक है, ये है बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, ये है 19 में। 20 पर देखेंगे तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब तक कोई किसी अपराधी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको संरक्षण में रखेगा कानून या फिर पुलिस। फिर अनुच्छेद 21, देखो जो भी डार्क है यहाँ पर बोल्ड किया गया है लेटर को, वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, ये जरूर याद रखिए। फिर आता है 21 क, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 21 क में क्या है? यानी 21 ए, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा है तो उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाना है, और वो भी निःशुल्क प्रदान किया जाना है। और ये लगभग सभी राज्यों में लागू भी है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण कुछ दशाओं में, जैसे कुछ नेता होते हैं या कुछ ऐसे देखेंगे व्यक्ति होते हैं जिनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है, यानी कि उस पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अगला आप देखेंगे दोस्त, यहाँ पर इसमें बोला गया है अनुच्छेद 23 जो है इंपॉर्टेंट है, डार्क किया गया है। मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। तो अगर बाल श्रम कहीं कराया जाता है, मानव व्यापार किया जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा? अनुच्छेद 23 के द्वारा। ऐसे ही अनुच्छेद 24 देखेंगे तो इसमें कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध है, यानी कारखानों में, फैक्ट्रियों में बालकों का नियोजन एक मजदूर के रूप में नहीं किया जाना है। और फिर अनुच्छेद आता है 35, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है बिना किसी बाध्यता के। ठीक है, अनुच्छेद 26 देखेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल 266 यहाँ पर अनुच्छेद है, इसमें बोला गया। अनुच्छेद 29 की बात करें, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 की बात करें, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना उसमें प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का इंपॉर्टेंट है, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पेड रूप से ही वकील हायर करे, उसको विधि से संबंधित सहायता निःशुल्क भी प्राप्त किया जाता होता है, और ये जो है ये अनुच्छेद 39 का के अनुसार होता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है वो है अनुच्छेद 40 में, लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन और फिर इसके कार्य ये सब अनुच्छेद 243 में आपको मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कुछ ऐसी दशाएं जिसमें काम और शिक्षा और लोक सहायता आपको आपका अधिकार है ये चीज प्राप्त कर। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में या प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख देखिए इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों का संवर्धन। 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। फिर अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 44 के आधार पर है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक यानी कि बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब देखो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो निःशुल्क अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 में है, 21 क है, सॉरी 21 क में है। और 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम। ध्यान दीजिएगा, ये 6 से 14 के लिए था, यहाँ 6 वर्ष से कम के लिए है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो वन्य और वन्य जीवों की रक्षा संरक्षण ये सब किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 50 की बात करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आपको पता है भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग व्यवस्था है। कार्यपालिका यानी संसद और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय है। तो दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, दोनों में काम करने वाले रहने वाले जो अधिकारी हैं वो भी अलग अलग हैं। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास, ये है अनुच्छेद 51 में। 51 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य 51 का, और ये भाग 4A में आता है, ये भी याद रख सकते हैं। तो मूल कर्तव्य है 51 में। अब आ जाता है 52, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब आप देखेंगे कि 52 से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 151 तक चलता है संघ के बारे में, जैसे संघ में राष्ट्रपति या फिर कार्यपालिका, संसद और उच्चतम न्यायालय, ये सब आएगा इसमें। तो आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति हो गया अनुच्छेद 52 में। फिर 53 में हो गया कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ये 53 में है। फिर 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन का पद्धति, जो है निर्वाचन कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति का, ये है 55 में। 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति पद हेतु। 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया जा सके। फिर 59 में है पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। तो शपथ ग्रहण, इसके बारे में है राष्ट्रपति से संबंधित या राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, ये है आपका अनुच्छेद 60 में। अगर हमने करा दिया तो आगे देखेंगे। अब आता है अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये है अनुच्छेद 61 में। 66 में देखेंगे, अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाता है 66 में। 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं
में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी कि मान लीजिए कोई अचानक ऐसा राष्ट्रपति का एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी ऐसा केस हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, जिस कार्य में या फिर जिस टाइम में राष्ट्रपति कार्य अपना नहीं निभा पाए, अपने कर्तव्यों का वहन ना कर पाए निर्वहन, तो ऐसे स्थिति में उनके जगह पर उपराष्ट्रपति से काम लिया जाए। ये सब जो दिया गया है ये आपका अनुच्छेद 70 में। फिर 72 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है तो किसी भी व्यक्ति का जो दंड है वो कम कर दे या उसको खत्म कर दे, जैसे फांसी रुकवाने की, या फिर कोई किसी भी मामले में अगर ऐसा कोई है जहां पर दंड को वो माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो ये सारी जो उनकी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। 73 भी इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति को जो बढ़ाया गया, विस्तार है कहाँ तक, ये अनुच्छेद 73 में है। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 ए में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 75 ए या फिर 75 एक। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 76 फिर आता है आपका अनुच्छेद 79, जिसमें संसद का गठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन है, संसद का जो गठन है, वो अनुच्छेद 79 में है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, यानी राज्यसभा में कौन कौन शामिल होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये सब है अनुच्छेद 80 में। और ऐसे ही 81 में अब राज्यसभा के बाद लोकसभा की संरचना आता है। और फिर 83 फर्स्ट, यानी कि 83 का पहला, ये है राज्यसभा में एक अस्थाई सदन। राज्यसभा में एक जो अस्थाई सदन होता है उसका जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 83 एक के तहत। अनुच्छेद 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, यानी कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, ये है अनुच्छेद 84 में। 85 में क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, तो संसद के सत्र, उसके विघटन, ये सब है अनुच्छेद 85 में। फिर आता है 86 में है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, ये है अनुच्छेद 86, ध्यान रखिएगा। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 87 में है। 89 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्य का सभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा, ये अनुच्छेद 89 में है। और ऐसे ही 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 100 फर्स्ट, यानी कि 100 ए। यहाँ पर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में, यानी कि जब भी लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों का मत यदि बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो ऐसे में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और ये है अनुच्छेद 100 के पहले में। फिर 100 का तीसरा आता है। अब यहीं पर आप देखोगे 100 का पहला और 100 का तीसरा, ये गिनती के अनुसार अनुच्छेद 2 हो गया टोटल, ये पहला और ये दूसरा। लेकिन अगर इसको क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो ये एक ही होगा, अनुच्छेद 100। तो 100 के 3 में क्या है? यहाँ पर सदनों में गण पूर्ति, यानी सदन के बैठक के लिए कोरम क्या होगा, यानी कितने सदस्य सदन में शामिल होंगे तो उसको एक सफल बैठक माना जाएगा। ये जो कोरम है या गण पूर्ति है, ये अनुच्छेद 100 के 3 में है। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं, यानी कि संसद की सदस्यता या संसद का सदस्य बनने के लिए क्या-क्या आवश्यक है। फिर 105 आता है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, यानी कि संसद के सदन और उसके जो सदस्य होंगे, जो समितियां होंगी, उनकी क्या शक्तियां होंगी, क्या विशेष अधिकार मिले हैं उनको, ये सब अनुच्छेद 5 में है। फिर आता है अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के में ये प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक बुलाने का, तो ये है अनुच्छेद 108। फिर 109 की बात करें, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रतिक्रिया या फिर प्रक्रिया, ये याद रखना है, धन विधेयक बहुत बार आ चुका है। और
9 के बाद 110 आता है, इसमें है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या है, किसको धन विधेयक माना जाएगा, ये 110 में लिखा गया है। और धन विधेयक के बारे में जो विशेष प्रक्रिया है वो 109 में है। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये है 112 में। और 113 में है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ये है 113 में। विनियोग विधेयक, याद रखिए विनियोग विधेयक है 114 में, विनियोग विधेयक। 115 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, यानी कि किसी राज्य को अगर बजट में अतिरिक्त अनुदान देना है या अधिक अनुदान देना है तो ये अनुच्छेद 115 के अनुसार उसको संभव बनाया जा सकता है। 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये है 116 में। 117 है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाए, यानी कि न किया जाना, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जा सकता है, ये है 122 में। 123 देखिए संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि विश्रांति काल में भी अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ये है अनुच्छेद 123। और ये बहुत बार आया है अनुच्छेद 123। खास करके अगर सीधे तौर पर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो आप बोले कि ये अनुच्छेद 123 है। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, बहुत इंपॉर्टेंट। 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन। 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। और 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी कि स्टार्टिंग में उसके क्या-क्या अधिकार हैं, ये 131 में। 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जाना, यानी कि कोई छोटा न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वो अगर कोई निर्णय दिया है या कोई फैसला सुनाया है तो उसके आदेश या फिर निर्णय का उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। या फिर उसके खिलाफ आप देखते हैं कि कई बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग जा करके और याचिका दायर कराता है, तो ये सब 137 के आधार पर पॉसिबल हो पाता है। 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी किसी विषय पर अगर राष्ट्रपति कंफ्यूज हैं या चाहते हैं सलाह लेना तो वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं, और ये अनुच्छेद 143 के अनुसार पॉसिबल है। 148 में है भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपने बहुत बार ये देखा होगा, सवाल आया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद के तहत इनका नियुक्ति या फिर इनके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो ये है अनुच्छेद 148 है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में। 153 राज्यों के राज्यपाल, आपको मैंने बताया था कि 52 से 151 तक संघ के बारे में, संघ में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर आप देखेंगे कि संसद, फिर उच्चतम न्यायालय, इन सब के बारे में है। केवल 52 से 151 तक संघ के बारे में। अब राज्य के बारे में शुरू होगा 153 से और 237 तक चलेगा। तो आप देखेंगे कि 153 में राज्यपाल से शुरू होता है, ये राज्यों के राज्यपाल, यानी हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान किया गया है 153 में। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे आप यही राष्ट्रपति में भी देखे थे कि राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें, 153, सॉरी एक मैं बोल रहा हूँ, केवल 53 में था, 53 में था कौन सा, राष्ट्रपति में निहित होना कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका। अगर राज्य की कार्यपालिका पूछेगा तो ये होगा राज्यपाल में निहित, और ये 154वें अनुच्छेद में लिखा गया है। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल की पदावधि, यानी कितने समय तक राज्यपाल पद पर कार्य करेंगे और उनका नियुक्ति कैसे होगा, ये है 155। 157 है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए इंपॉर्टेंट अहर्ताएं क्या है। 158 राज्यपाल पद के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। और 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे यही सेम आदेश या फिर सेम यही आप देखेंगे कि जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को भी मिला हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के केस में ये अनुच्छेद 72 है और यहाँ पर ये 161 है। ठीक है, अब बात करते हैं 162 जो कि इंपॉर्टेंट है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। और यही चीज आप ध्यान रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार भी था, जो कि आपका अनुच्छेद 73 में था।
163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और ऐसे ही ये आपका राष्ट्रपति के लिए भी होता है। 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो आप देखें कि जो चीजें, जो व्यवस्था आपको सेंटर में है यानी कि संघ में या फिर राष्ट्र में, केंद्र सरकार में, वही व्यवस्था राज्य सरकार में भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद है, और ये है अनुच्छेद 163 में। वैसे ही राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए भी और सहायता करने के लिए भी मंत्रिपरिषद था, ये था 74 में। और अब देखेंगे कि 75 एक यहाँ पर आएगा, जैसे कि यहाँ 164 एक आ रहा है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ऐसे ही 75 एक में आपको मिलता था राष्ट्रपति के जगह, सॉरी, राज्यपाल की जगह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही। फिर 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जैसे वहां महान्यायवादी थे 76 में, वैसे ही यहाँ 65 में है महाधिवक्ता। देखेंगे 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। यहाँ पर जैसे उसमें आप देखेंगे कि राज्यसभा का सृजन था या राज्यसभा का गठन, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे राज्य विधान परिषद का सृजन है 169 में। 74 में क्या है, विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। और 175 इंपॉर्टेंट है, सदन या सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार। और यही अधिकार संसद में है किसको, राष्ट्रपति को। राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण, ये 176 है। 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 182 है आपका विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। देखेंगे 191 है विधानमंडल की सदस्यता के लिए निहारताएं। 194 है विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 200 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यहाँ पर जो भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा राज्यपाल द्वारा, उससे संबंधित प्रावधान है 201 में। फिर 213 भी इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और यही थी 123 में, किसके बारे में, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 264 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 215 फिर से आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे उच्च न्यायालयों का न्यायालय होना और उच्च न्यायालयों का गठन, ये है 216 में। और उच्चतम न्यायालय का गठन अगर पूछा जाए आपसे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, तब क्या होगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है 124 में, ठीक है। और एक 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। और 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 226 बहुत इंपॉर्टेंट, उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय कुछ रीट निकाल सकता है। ये 231 पे यहाँ पर बोला गया है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाने की जो व्यवस्था है वो है अनुच्छेद 231 में। जैसे पहले भी आप देखे हैं थे कि कई बार एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। जैसे पहले आप देखेंगे कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी था। जब स्टार्टिंग टाइम में ये दोनों राज्य अलग हुए थे, उस समय एक ही उच्च न्यायालय था। अब अगला 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। और 39 का ए है, यानी कि क ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, याद रखिए। अनुच्छेद 239 का क ये है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर 241 आता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके लिए उच्च न्यायालय। अब 243 यहाँ से पंचायतों के बारे में स्टार्ट होता है। देखेंगे 243 के पहले में, यानी 243 क में ग्राम सभा के बारे में है, जो कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर 243 ख में पंचायतों का संगठन है या पंचायतों का गठन है। फिर 243 ग यानी कि सी, यहाँ पर है पंचायतों की संरचना किस प्रकार होगी। फिर घ यानी कि डी, ये है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस प्रकार होगा। आगे देखते हैं 243 झ जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। फिर पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये है 243 ट में। और थ में है नगर पालिकाओं का गठन, ह। फिर 9 में क्या है, 243 9। अब देखेंगे कि ये सब गिनती के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन
क्रमांक के अनुसार इन सबको 243 ही समझा जाएगा। तो 243 न में है नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। फिर य क में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और जिला योजना के लिए समिति, ये है य घ में। 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ये है 245 में। 246 में क्या है, के संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। अब देखेंगे यहाँ पर 246 का ये भी इम्पोर्टेंट है, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में विशेष उपबंध यानी कि नियम बनाने की शक्ति है जीएसटी से रिलेटेड, ये है 246 क में। 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघ के अधीन रहेंगी। 248 में क्या है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है वो संघ के अधीन रहेगी, यानी कि कुछ स्पेशल कानूनी पावर जो होगा वो संघ के पास रहेगा। 243 य झ ये है सहकारी समितियों का निगमन। फिर 249 आता है आपका, यहाँ पर है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी राज्य सूची का भले ही विषय हो लेकिन राष्ट्रीय हित में विधि बनाई जाए, कानून बनाया जाए, ये शक्ति संसद के पास है और ये अनुच्छेद 249 में लिखा गया। फिर 250 की बात करें, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी कि किसी राज्य में अगर आपात स्थिति का घोषणा किया गया है तो राज्य सूची के संबंध में जो विधि बनेगा वो संसद में शक्ति निहित है विधि बनाने का, ये अनुच्छेद 250 में है। 252 में दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यानी कि दो या अधिक राज्यों की सहमति है किसी विधि को लेकर तो उससे संबंधित जो नियम है या कानून है वो संसद द्वारा बनाया जा सकेगा और यही नियम किसी और राज्य द्वारा भी अंगीकृत किया जा सकेगा। 253 भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, अगला है 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। यानी कि मान लीजिए ऐसी नदी है या फिर ऐसा कोई झील है जो दो राज्यों में उसका विस्तार है तो उसमें जल का बंटवारा या उससे संबंधित अगर कोई मान लीजिए दोनों राज्यों में झंझट होता है तो कैसे निपटारा किया जाए, किस तरह से बंटवारा किया जाए, उस विवाद का जो न्याय निर्णयन किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जो उपबंध है वो है आपका 262 में। 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में देखेंगे भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान, लोक लेखों के बारे में प्रावधान। फिर 267 क्या है, भारत और राज्यों की आकस्मिकता निधि यानी कि जो कंटीजेंसी फंड होता है वो भारत और राज्य दोनों की कंटीजेंसी फंड के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 267 में। फिर 79 ए ये है माल और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में है 279 ए। 280 जो है वो वित्त आयोग यानी फिनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेंस कमीशन का प्रावधान है 280 अनुच्छेद में। 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियां, वाद और कार्यवाहियां है अनुच्छेद 300 में। और 300 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है, कानूनी तौर पर व्यक्ति अपना संपत्ति अपने पास रख सकता है और ये है अनुच्छेद 300 ए में। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था व्यक्तियों का या किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन इसको संशोधित करके मूल अधिकार से हटा करके और कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है और ये अनुच्छेद 300 ए में है। अगला देखेंगे 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि आप व्यापार और वाणिज्य कहीं भी अपना कर सकते हैं पूरे भारत में। और अखिल भारतीय सेवाएं, याद रखिए अनुच्छेद 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आपकी 312 में है, अखिल भारतीय सेवाएं। 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी, ये सब जो होता है इन सब के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 315 में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हो, ये सब है
315 में 323 ए प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये है 323 ए में। 323 ख अन्य विषयों के लिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो है। 324 इंपॉर्टेंट है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्वाचन का डायरेक्शन या फिर निर्वाचन कराना, उस पर कंट्रोल करना, ये सब किसके पास अधिकार है? अनुच्छेद 334 के आधार पर यह अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। 326 में क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाना, ये है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 330 की बात करें, यहाँ देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है वो है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अब बात करें 330 ए, इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अगर एससी एसटी के लिए आरक्षण पूछा जाए लोकसभा में या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये होगा 330, और 330 ए में है महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में। फिर 331 आता है लोकसभा में, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज हैं उनका प्रतिनिधित्व है 331 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको निष्प्रभावी बना दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको खत्म किया गया है। और 332 में क्या है, राज्यों में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, राज्यों की विधानसभाओं में, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में ये चीज है 330 में, और राज्यों में ये 332 में है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, और महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण राज्य विधानसभा में, ये है 332 क में। ठीक है, आता है 333, राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, और ये भी आप देखेंगे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको भी निष्प्रभावी किया गया है। 334 में क्या है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 334 का महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रभावी होना, यानी कुछ स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये आप देखे होंगे, और ये अनुच्छेद 334 क के अनुसार किया जाता है। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 338 के द्वारा इसका गठन किया गया है, और 338 क के द्वारा ऐसे ही अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338 ख की पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय, अनुच्छेद 338 ख की अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये अनुच्छेद 338 ख में है। 340 में क्या है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी कि पिछड़े वर्ग की दशा को कैसे सुधारा जाए, और ऐसे और उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए किसी आयोग का गठन कर देना या किसी आयोग को नियुक्त कर देना, ये अनुच्छेद 340 में है। 343 ये इंपॉर्टेंट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, यानी कि 343 के आधार पर जो केंद्र सरकार है या जो भारत है उसकी राजभाषा हिंदी को चुना गया है और लिपि देवनागरी को चुना गया है। 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है 344 के आधार पर। 345 में है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 350 क में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो वो मदर टंग में दिया जाए, यानी कि मातृभाषा में दिया जाए। तो 50 ख में क्या है, 350 ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, और 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं वो 351 में दिए गए हैं। 352 में है आपात की उद्घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा, चाहे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आपात की घोषणा 3 स्थिति में किया जाता है, युद्ध के स्थिति में या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में या फिर सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपात की घोषणा किया जा सकता है, और आपात का घोषणा इमरजेंसी लागू किया जाता है 352 के आधार पर। 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, यानी कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाएगा या राज्य में आंतरिक अशांति है तो उसकी रक्षा करेगा। 356 बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, यानी कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। अगला देखिए 360 वित्तीय आपात के बारे में है।
360 वित्तीय आपात, याद रखिएगा 360 से। ये भी याद रख सकते हैं कि 352 से 360 तक आपातकाल यानी इमरजेंसी के बारे में। अगला है अनुच्छेद 365। आप देखेंगे संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये है 365 में। 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो संसद द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 368 में है। 370 जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध था, जो अब नहीं रहा, इसको हटा दिया गया है। फिर 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध था। 371 का ए नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध 371 ए के राज्यों के बारे में विशेष उपबंध जो है, जैसे कि 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में, फिर 71 क में है नागालैंड के बारे में, फिर 71 ख में है असम के बारे में विशेष उपबंध, 71 ग में है मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध और 71 घ में है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के बारे में विशेष उपबंध। फिर आगे देखिए 71 च, इसमें है सिक्किम के बारे में विशेष उपबंध। छ में क्या है मिजोरम के बारे में, ज में है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में और झ में है गोवा के बारे में विशेष उपबंध। और फिर अगले में है आप देखेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष उपबंध। आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर 393 में क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। 394 क में क्या है, संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ यानी संविधान को हिंदी भाषा में पढ़ा जाए, ये है 94 क में। अब दोस्त क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है अपने पास, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप देखें यहाँ पर गिनती के अनुसार या क्रमांक के अनुसार नहीं लिखा गया है। मैंने बोला था कि अगर आपसे गिनती के अनुसार पूछा जाए तब तो 471 होगा और अगर क्रमांक के अनुसार पूछा जाए तो 395 होगा। पर देखेंगे कि आप दोनों ही ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, हालांकि ये क्वेश्चन है 1997 का, तो उस हिसाब से आप देखेंगे। देखिए 395 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर गिनती के अनुसार देखेंगे तो 400 से अधिक वाला को फिर हम लगा सकते हैं ऑप्शन सी को। अगर आप सॉल्यूशन देखें बुक का तो यहाँ पर यही चीज मेंशन किया गया है दोस्तों। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और वर्तमान में देखेंगे तो गिनती के अनुसार 471 हैं, लेकिन क्रमांक के अनुसार 395 हैं और इसमें क ख ग लगा करके और ऐसे ही और नए अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है, लेकिन सीरियल नंबर जो है वो 395 तक ही रखा जाता है। वर्तमान में 22 भाग हैं संविधान में और 300 सॉरी ये मूल की बात कर रहा है। मूल संविधान में 22 भाग थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गया है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या इतना ही है और भागों की संख्या भी इतना है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के स्टार्टिंग में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। सवाल है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? गणना की दृष्टि से आपको पता है कुल कितने अनुच्छेद हैं? 471। ठीक है, लेकिन इस टाइम के अनुसार आप देखेंगे तो इसको सही मान सकते हैं हम, ऑप्शन डी को। अगला सवाल है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितने भाग? 22 अनुच्छेद, कितने? 395 और अनुसूचियां 8। तो ये ऑप्शन ए होगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखेंगे पांचवा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। यही सही है, 12 अनुसूची भी है और 22 भाग भी है और 395 अनुच्छेद। सवाल देखेंगे यहाँ पर सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। पहले में है यहाँ पर नए राज्यपाल, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना और इधर है भारतीय संविधान का भाग। भाग से मिलाना है। नागरिकता किसमें है दोस्तों? भाग 2 में है, तो इसको मिला देंगे हम भाग 2 में। और अगर आपने संविधान के प्रमुख भाग वाले वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। सभी भागों को, टोटल 22 भागों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी के प्री में, वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आपको अच्छे से समझा भी दिया है। पिछला ही वीडियो है आई थिंक, या उससे पिछला वीडियो रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे जाइए, द जीएस सॉल्वर, और प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप पॉलिटी का। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और साथ ही साथ कमेंट भी किया कीजिए। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और भाग किस में है? 3 में है, तो भाग 3 में आ जाएगा ये। अच्छा देखो, बी को पहला में और सी को तीसरा में मिलाना है, तो बी को पहला और सी को तीसरा इस ऑप्शन में तो नहीं जा रहा है। और बाकी के ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर। तो बी को पहला और सी को तीसरा, सी को मौलिक
अधिकार, अच्छा भाग 3 ये अनुच्छेद 3 है, देखो गलत जा रहा है। दूसरे में नहीं मिला सकते हैं, यहाँ अनुच्छेद 3 लिखा है लेकिन मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो ये चौथे में जाएगा, ये गलत हो रहा था। तो अब देखेंगे आपकी सी को चौथे में मिलाना है और बी को पहले में, तो बी को पहला, सी को चौथा। ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए को सही मानेंगे। बाकी नए राज्यों का गठन ये आपने पढ़ा होगा कि नए राज्यों का गठन भाग 2 में है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। आगे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ पर, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, ठीक है, और नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, और जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है वो है 323 ए में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास 117, 266, 307 या फिर अनुच्छेद 306। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो पढ़ाया था अनुच्छेद 317 में ये चीजें लिखी गई हैं। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 117 में क्या प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 पहले उपखंड क से च में उल्लिखित संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है या प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल आप देखेंगे फिर से सेम टाइप का ही है, यहाँ पर है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद, अभी हमने पढ़ा 117 में वित्त विधेयक के बारे में ये उपबंध है। सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य की संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, और 121 में क्या है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, ये दिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय सेवाएं अलग है और जो लोक सेवा आयोग होता है, लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अलग चीज है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्शन है 310, अनुच्छेद 311, 313 या 312। तो लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवा ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 312 में है, जबकि लोक सेवा आयोग चाहे वो स्टेट के लिए हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, यूनियन के लिए अगर आप बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 315 में है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आप देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। देखेंगे दोस्त, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 दिया गया है, निर्वाचन आयोग ये 324, संघ लोक सेवा आयोग ये 332 और महाधिवक्ता 351। आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान किया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या फिर उसके गठन को लेकर के। और ऐसे ही अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो मैंने बताया था अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अब ये दोनों तो गलत है निश्चित तौर पर। अब भारत निर्वाचन आयोग, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है और भारत का निर्वाचन आयोग बनाने के लिए अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार हम, सोल्यूशन में क्या दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे सबसे पहले कि अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो उसमें या निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, यानी कि
निर्वाचन आयोग में कौन-कौन से अधिकारी रहेंगे, इस पे बात किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही और उसमें निर्वाचन आयुक्त भी रहते हैं, जिनकी संख्या समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है, वो तय करते हैं कि कितने संख्या में लोगों को इसमें चयनित किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 124 मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। देखिए, सबसे पहले लोक सेवा आयोग के गठन का बात करें तो मैंने बताया था 315, लेकिन 318 में क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा और शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। फिर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ये तो मैंने बता ही दिया, 315 में है, जबकि 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का के आरक्षण से संबंधित है। ऐसे ही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, महाधिवक्ता से याद आया, एक आपके लिए सवाल है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ए में बोला गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। फिर 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, और 44 में है समान नागरिक संहिता, और 48 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आपको बता दूं मैं दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया भी था आपको नोट्स पढ़ाने के दौरान, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। एक एक अनुच्छेद मैंने बताया है। 39 जो है वो तो यहाँ पर एकदम सही है। 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39 में ये है। और अनुच्छेद 40 में प्रावधान क्या किया गया है, ग्राम पंचायतों के संगठन का। फिर 44 भी सही है, यहाँ पर समान नागरिक संहिता, ये 44 में है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 48 में बोल रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ये अनुच्छेद 50 यानी कि 50 में है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सोल्यूशन यहाँ पर क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 तथा समान नागरिक संहिता ये 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण 48 में नहीं, ये किस में है, अनुच्छेद 50 में। और 48 किसके बारे में है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। सवाल देखेंगे तो यहाँ फिर से मिलान करना है, इधर अनुच्छेद दिए गए हैं और इधर इधर सब्जेक्ट गिवन है। अनुच्छेद 124 मैंने बताया भी था कि 124 में क्या है, संघीय न्यायपालिका, बिल्कुल सही है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो गठन है या स्थापना है या सर्वोच्च न्यायालय आप कह लीजिए, ये अनुच्छेद 124 में है, तो ये बिल्कुल सही है। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है, ये भी सही है, क्योंकि 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, और ये भाग 2 में आता है। मैंने अपने जो प्रमुख भाग वाला वीडियो था, संविधान के प्रमुख भाग, उसमें बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो में अगर अभी तक कमेंट नहीं किया आपने तो कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 352 का बात है, जो कि आकस्मिक प्रावधान यानी कि इमरजेंसी लागू करना, ठीक है, आपातकाल लागू करना, इससे संबंधित है, और ये सही भी है। अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का व्यवस्था है, आपातकाल घोषणा का, इमरजेंसी लागू करने का। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये लाइन वाइज लाइन ही चलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। अब अगर यहाँ सोल्यूशन देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों की अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार यानी कि शक्तियों का वितरण है। फिर 352 में आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। अब ये भी देखिएगा कि हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो गलत है। निश्चित तौर पर आकस्मिक का मतलब अचानक होता है, ठीक है, एकाएक।
यानी कि सडनली जो वर्क किया जाता है वो, लेकिन आपातकालीन वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो दोनों अलग होना चाहिए। अंग्रेजी में ये इमरजेंसी लिखा गया था क्वेश्चन में, ये कहने की बात है, जबकि आकस्मिकता के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटीजेंसी का प्रयोग किया गया है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी मिलाना है, अनुच्छेद 14 है, फिर 36 और 74 और फिर है 68। इधर है आपका संशोधन की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार और नीति निदेशक तत्व। देखो नीति निदेशक तत्व आपको पता होगा कि ये भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो निश्चित तौर पर जो 36 से 51 तक होगा वही नीति निर्देशक तत्व में आएगा, तो हम बी को मिला देंगे 4 में। अब बात करें हम संविधान संशोधन, ये 368 आपको याद जरूर होगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इसलिए याद रखिए। संशोधन की प्रक्रिया हो गया अनुच्छेद 300। अलावा अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार, और 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद। आप सॉल्यूशन देखते हैं तो अनुच्छेद हमने ये पढ़ लिया था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ए को तीसरा में मिलाना था। आप देखेंगे कि 14 में क्या है, समानता का अधिकार, 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व, और 74 में मंत्रिपरिषद, और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए यहाँ फिर से मिलान ही करना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, यानी कि नियमानुसार नए राज्यों को शामिल करना भारत में। समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अगर कुछ नहीं याद हो तो पहले ही क्वेश्चन में, इससे ठीक ऊपर वाले में आपने पढ़ा, अगर थोड़ा-सा आप दिमाग लगाएँगे तो ज़रूर समझ पाएँगे। मैंने पढ़ाया था समता यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, तो आप समझ जाएँगे कि बी को तो दूसरे में ही मिलाना है। ठीक है? फिर अनुच्छेद 2 आप पढ़ेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में है, और भाग 1 जो है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बातें लिखी गई हैं, और ये किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से, अगर आपको ध्यान हो तो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 से 4 के ही बीच में आएगा नए राज्यों को शामिल करना, तो ये आ जाएगा दूसरे में। यानी कि यहाँ पर 2 में, और ये मिलाए थे हमने पहला में, तो बी का 1। तो बी का 1 और ए का 2 कहाँ पर है? देखो ए का 2 यहाँ है और बी का 1 भी यहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर होता है, ऑप्शन बी का। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल सॉल्यूशन देखें, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार 14, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये है 22, और फिर राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये है अनुच्छेद 111, विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। सवाल देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है, इधर संविधान का अनुच्छेद है और इधर उससे रिलेटेड जो विषय है वो है। आप देखेंगे कि सबसे पहले है अनुच्छेद 54, फिर 75, फिर 155 और 164। अब देखो 54 के बारे में अगर कुछ नहीं याद हो, जैसे यहाँ पर पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो लिखा गया है संविधान में, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक लिखा गया है। तो अगर ये भी आपको पता है तो आप इजिली इसको पकड़ पाएंगे, जैसे 52 से लेकर के 62 तक, यानी कि 54 जो है वो इसके बीच का है, तो ये निश्चित तौर पर भारत के राष्ट्रपति वाले में आ जाएगा, यानी कि ए का आ गया पहले में। अब ऐसे ही दूसरे में पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो अगर मंत्रिपरिषद वाला अगर आप देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, मंत्रिपरिषद के जो बारे में है ये है अनुच्छेद 74 से लेकर के 78 तक। ठीक है, 74 से कहाँ तक? 78 तक। तो अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कर रहा है तो ये दूसरे में ही आएगा, क्योंकि 74 से 78 के बीच में यही है। फिर अब देखो यहाँ पर राज्यपाल की बात कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई, ये वाला ये राष्ट्रपति के लिए है 152 से 52 से 62, और अगर एक लगा दो यानी 152 से 162, तो ये हो जाएगा राज्यपाल के लिए। ठीक है, 152 से 162 ये राज्यपाल के लिए हो जाएगा। तो इसके बीच का अगर है जैसे 155, तो ये राज्यपाल के लिए हो गया। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको कि 164, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति का जैसे खत्म हो रहा है उसके बाद मंत्रिपरिषद आ जा रहा है केंद्र में, वैसे ही राज्य में भी है, जैसे राज्यपाल वाला खत्म होगा 62 तक, उसके बाद राज्य का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री आ जाएगा, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद थे। तो ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 4 ही सही हो। ऑप्शन देखो तो यहाँ पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये ऑप्शन ए में है। और ये देखेंगे कि ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 टाइम तो यही दिख रहा है, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है।
अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। 75 ध्यान रखिएगा, 75 जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति के बारे में है। फिर 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 164 जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और जो राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में है अनुच्छेद, वो है 170 में। सवाल फिर से मिलान करने वाला है अनुच्छेद 61, 67, 94 और 90। और इधर है राज्य सभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति को हटाना और स्पीकर को हटाना। अब आप देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति के बारे में सवाल है तो ये 52 से 62 तक ही जाएगा। 52 से 62 के बीच में कोई है तो आप बोलेंगे ये है केवल ऑप्शन ए। तो ये तो समझ गए कि ए को दूसरे में मिलाएंगे, ठीक है। बात ये भी याद रखिए कि जैसे 62 तक खत्म हो जाते हैं राष्ट्रपति वाला, उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आगे और भी 1-2 मिलता है, लेकिन जो मेन है वो आपका 62 तक है। फिर 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट होता है, तो 63 के बाद वाला इसमें 67 है, तो ये उपराष्ट्रपति वाला में मिला दीजिए। बाकी अब रह गया हटाने वाला, तो आप 2 पर ही आंसर लगा सकते हैं, जैसे ए को दूसरे में और बी को तीसरे में मिलाना है। तो अब हम जरा देखते हैं ऑप्शन कि ए का 2 और बी का 3 किसमें है। तो आप यहाँ पर देखें कि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें ए को 2 में और बी को 3 में मिलाने के लिए बोला गया है, और वो है ऑप्शन सी। तो हम सी को यहाँ पर सही मानेंगे, और ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2020 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था। आप देखें कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है, और 67 बी जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है अगर पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है 66 में। 66 और 67 में उनकी अवधि कितने दिन के लिए काम करेंगे, पदावधि। स्पीकर को हटाना 94 में है, और 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए यहाँ पर 90। अगला सवाल मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिलान करने के लिए आपको सही चुनना है कि कहाँ पर सुमेलित किया गया है। अनुच्छेद 324, फिर 15, 280 और 338। देखिए 24 और 15 तो मैं बार-बार आपको बताते आ रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग, तो ये चौथे में आ गया ए को। और 315 क्या है, लोक सेवा आयोग, तो बी आ गया तीसरे में। तो ए का चौथा और बी का तीसरा, पहले इतना ही ऑप्शन में ढूंढो, फिर मैथ वाला दिमाग अभी हम लगा रहे हैं। ए का 4 यहीं पर है, इकलौता ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए को हम सही लगा लेंगे। बाकी किसी में ए को 4 में मिलाया ही नहीं गया है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ डिटेल में, तो आप देखेंगे अब कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, और 324 में निर्वाचन आयोग है, 15 में लोक सेवा आयोग, 28 में वित्त आयोग। 28 में क्या है, वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। वित्त आयोग किस में है, 280 में। 28 में गलत बोल रहा था, 280, 280 में क्या है, वित्त आयोग। और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये है 338 में। और 280 में क्या है, वित्त आयोग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, फिर से मिलान करने वाला ही है, और आप देख रहे हैं कि कितने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर आपको मिलान करने वाले मिलेंगे। फिर से आपको सुमेलित करना है। यहाँ 323 ए है, 324 है, 323 और 330 और 320। 24 तो याद ही है कि ये क्या है, निर्वाचन से रिलेटेड। और अब देखिए 323 ए, फिर 330 और 320। देखिए आगे जैसे एक और मिल जाए तो हम ऑप्शन में मैच करा सकते हैं, जैसे बी का पहला है, ये तो क्लियर है। अच्छा, लोक सेवा आयोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, या फिर लोक सेवा आयोग से संबंधित भाग कौन सा है संविधान का, तो ये है भाग 14, और इसमें है अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक है, इसके बाद 323 ए अलग आता है, और 323 बी भी अलग आता है। ये दोनों अधिकरण से संबंधित है, जिसमें पहला प्रशासनिक अधिकरण है, और दूसरा बाकी शेष बचे हुए अधिकरण। तो अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग के कार्य से, तो आप देखें कि ये 308 से 323 तक हो सकता है, और 8 से 23 के बीच में एक ही है यहाँ 320। तो इसको हम तीसरे में मिला देंगे। और प्रशासनिक अधिकरण मैंने बताया था कि 323 ए और 323 बी जो होता है वो अन्य अधिकरण जो शेष बचते हैं। अब सी के लिए इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन 4, तो सी को हम 4 में मिला देंगे। सी हो गया 4 में, ए हो गया 2 में, और डी हो गया 3 में। तो आप देख लें ऑप्शन में डी में 3 कहाँ पर है, डी में 3 केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो गया।
बाकी सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं वही चीज़ मिला के दिया होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे आप लिंक करके याद कर पाएँगे, लेकिन लिंक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको संविधान के भाग भी याद हों, अनुसूचियाँ याद हों, तब ये ईज़िली आप कर पाएँगे। 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण और बी क्या है? शेष अधिकरण, जो अन्य बचते हैं निर्वाचन 324। 330 क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर फिर से सुमेलित करना है। भारत की संचित निधि, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखेंगे दो चीज है, एक तो मैंने वित्त आयोग आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में शायद मैंने बता दिया। और आपातकाल, आपातकाल के बारे में मैंने बोला था दोस्तों, जो प्रावधान है मैंने बताया था कि देखो जो आपातकाल है ये है अनुच्छेद, पहले तो इसका भाग याद रखिए, ये है भाग 18 में, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 352 से 360। 352 से 360 तक अलग-अलग प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर आपातकाल की बात करें तो ये तो तय है कि आपातकाल वाला 352 से 360 के बीच का ही होगा, और ये देखेंगे कि एक ही है 352 से 360 तक, तो ये आपातकाल में मिल गया, यानी कि सी को हम दूसरे में मिलाएंगे। वित्त आयोग मैंने बताया था 280 याद रखने के लिए भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, तो बी को मिलाएंगे तीसरे में। तो देखो आप, बी को तीसरा और सी को दूसरा, कहाँ पर है? सी को दूसरा और बी को तीसरा, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी सही भी है। हालांकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 148। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG क्या है कि ये है 148 पर, ये जरूर याद रखिए। और संचित निधि अब आ गया 266, याद रखिए भारत में संचित निधि जो है भारत की, वो 266 अनुच्छेद से संबंधित है। यहाँ पर यही चीज आप देख सकते हैं, रिपीट कर देता हूं मैं, भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में जो प्रावधान है वो 266 में। वित्त आयोग 280 याद जरूर रखना है, वित्त आयोग, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल 360, तो आपातकाल का प्रावधान 352 से 52 से 360, ये याद रखिए। और कैग ये है 48 148, यानी कि 148। देखिए फिर से मिलान करना है, जिसमें पहला है संशोधन, संविधान संशोधन, फिर है वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत ही उचित सवाल। और संविधान संशोधन मैंने बता दिया है आपको कि अनुच्छेद 368 है, वित्त आयोग अभी हमने पढ़ा 280, वित्तीय आपातकाल भी 360 हमने पढ़ा। अब बचता है अखिल भारतीय सेवाएं, ये है 312। आप याद रखिए अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जो लिखा गया है, ये 308 से लेकर के 314 तक है, ठीक है। और भाग कौन सा है? संविधान का भाग 14। याद रखिए कि भाग 14 जो है, भाग 14 इसमें 2 अध्याय हैं। एक पहला जो कि जिसमें अनुच्छेद 308 से 314 तक मिलेगा, और दूसरा भाग जिसमें अनुच्छेद 315 से 23 तक मिलेगा, 323। और पहला जो है 308 से 314, ये किसके बारे में प्रावधान करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा। और जो 315 से 323 है वो कौन सा है? वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है यहाँ पर, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो आई थिंक ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ए को हमने मिलाया है चौथे में, बी को मिलाया है हमने तीसरे में, और सी को पहले में, और डी को हमने मिलाया दूसरे में। तो 4 3 1 2 ये जहां भी दिखे वो सही है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। और बाकी डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये 368 भी याद रखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इकलौता ये पूरे अध्याय में, यानी कि भाग 20 में ये अकेले है, अनुच्छेद 368, और इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग जो है ये 280 में है, और वित्तीय आपात जो है वो 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312, ये 308 से लेकर के और 314 तक टोटल है ऑल इंडिया सर्विसेज का, और ये भाग 14 में है, मैंने बता ही दिया। भी आप याद रख सकते हैं वित्त और संपत्ति से संबंधित जो भाग है वो है भाग 12 है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के और 300 ए तक जाता है। और 300 ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था यानी मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके वहां से हटा के और कानूनी अधिकार में इसको लाया गया।
सेक्शन 21 देखिए, यहाँ पर भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई होप कि आपने याद रखा होगा। वित्त आयोग को मैं बोल बोल के थक गया कि याद रखिए। प्रशासनिक अधिकरण भी मैंने पढ़ा दिया और संघ लोक सेवा आयोग तो मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। और ये बिल्कुल होठों पर याद है। अभी मैं बताता हूँ आपको, आपको भी ऐसे ही याद रखना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा ये है किसमें, अनुच्छेद 148 मैंने बहुत बार बोला था, याद रखिए। वित्त आयोग हमने बता ही दिया, वित्त आयोग है 280 में। संविधान का भाग कौन सा है, 12, जिसमें वित्त और संपत्ति से संबंधित बातें लिखी गई है। और अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक जाता है, ये मैंने बताया भी था। प्रशासनिक अधिकरण भी मैंने बताया था कि ये आता है भाग 14 ए में, ठीक है। जो प्रशासनिक अधिकरण है, भाग क्या था इसका, देखो मैं बता देता हूँ। भाग 14 ए मैंने बताया भी था शायद पहले कि इसमें 2 अध्याय हैं, पहला और दूसरा। जिसमें से पहला जो है वो अध्याय नहीं, यहाँ पर 2 अनुच्छेद है केवल, वो दूसरी चीज़ मैं बता रहा था। वो अनुच्छेद शायद भाग 12 के बारे में बोल रहा हूँ। भाग 14 वाला था, जिसमें हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे थे कि पहला जो होता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसे ही 14 ए में आपको 2 चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर 2 अनुच्छेद है, एक तो 323 ए और एक 323 बी, जिसमें 323 ए क्या है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित, और शेष अधिकरण से संबंधित जो है वो 323 बी है। तो यहाँ पर सी को हम मिलाएंगे किसमें, 323 ए में, तो सी आ जाता है चौथे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको याद ही होगा 315। तो आई होप कि सभी हमने मिला दिया। ए को हमने मिलाया है 3 में और बी को मिलाया है हमने 2 में। तो 3 और 2 से जो शुरू होगा वही अपना आंसर होगा, और 3 और 2 से ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को हम सही मानेंगे, और यहाँ भी यही गिवन है। और अगर आप देखते हैं सॉल्यूशन तो यहाँ भी वही चीज मिलेगा आपको। 148 में CAG कैग, और वित्त आयोग 280 में 280। आपके पास कितने रुपए हैं, 280 रुपए, ऐसे याद रखिए। वित्त आयोग तो क्या, 280 रुपए। प्रशासनिक अधिकरण मैंने बता ही दिया, 300 अधिकरण ही है 323 ए और 323 बी में, जिसमें प्रशासनिक है 323 ए में। फिर संघ लोक सेवा आयोग 315, लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है 315 से कहां तक, और ये भाग 14 में है 315 से 323 तक। और फिर 14 का ए आ जाता है, जिसमें 323 ए और 323 बी शामिल। कल देखेंगे अंतर राज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग तो आप समझ ही गए कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 315 में है। और जो प्रशासनिक, अभी हमने पढ़ा था प्रशासनिक अधिकरण, ये 323 ए में। वित्त आयोग हमने 280 पढ़ा ही था। अब अंतर राज्य परिषद के बारे में बोला, सही है, अंतर राज्य परिषद आपका 263 में है। लेकिन यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो इसमें सारे ही सही हैं, इसलिए हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीजें हूबहू लिखी गई है जो मैं आपको बताया था। यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका, इसका विकल्प सी माना था, यानी कि सी में क्या था, सी में प्रशासनिक वाला। ये तो 323 ए हम कब से पढ़ रहे हैं, तो ये तो निश्चित तौर पर गलत नहीं है ये सब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम, तो ये फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में अनुच्छेद है 26, 40, 98 और 239, और इधर है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के संबंध में के प्रबंध की स्वतंत्रता, और ग्राम पंचायतों का गठन। आपने शुरू में अगर याद किया होगा, मैंने बताया भी था कि ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये अनुच्छेद 40 में है, तो बी जो होगा वो मिलेगा 4 में, ये तो फिक्स है। तो ये दोनों यहाँ से गलत हो गया। अब बात करें हम यहाँ पर अनुच्छेद 26 की, तो अगर आपको भाग याद हो, जैसे भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है दोस्तों मूल अधिकार, क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये है, ये याद होगा। तो 12 से 35 के बीच में जो भी आएगा वो मूल अधिकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मूल अधिकार का इसमें क्या है, देखो संघ वाला मूल अधिकार किसका होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का, संसद का तो नहीं होगा, ना ही संघ का होगा, या संघ तो यूनियन है। तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है ये हर एक व्यक्ति को है। तो हम 26 को मिला देंगे तीसरे में, तो ए को 3 में मिला देंगे, और ए का 3 यहाँ भी है, और सी का 4, सॉरी बी का 4 यहाँ भी है। अब बचता है 98 और 239 को बता देते हैं, याद रखिए। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय।
तो सी को हम मिलाएँगे दूसरे में और ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही है। बाकी अगर आप देखते हैं यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जैसे अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फिर 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। फिर अनुच्छेद 91 के खंड 1 में ये व्यवस्था है कि संसद के दोनों सदनों के लिए अलग-अलग सचिवालय होगा और केवल 98 में संसद की सचिवालय के बारे में है और खंड 1 में क्या है, दोनों सदनों के लिए अलग-अलग सचिवालय होगा और 239 यानी कि 239 में क्या है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 239 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन चलाया जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा। और याद रख सकते हैं जैसे 239 के बारे में मैं बता देता हूँ, 239 में कई सारे भाग आपको देखने को मिलते हैं ए, बी करके। तो 239 में ए आप याद रखिए 239 ए। इसमें दिल्ली के बारे में लिखा गया है। दिल्ली के बारे में जो विशेष उपबंध है, ये आपको मिलेगा आप अनुच्छेद 239 ए में उपबंध। आगे बढ़ता सवाल क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि कई सारे एग्जाम सामने हैं आपके, जैसे बिहार अब चुनावी साल है चूंकि, तो आपको बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे, जैसे बीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है 71st की। इसके अलावा बिहार में शिक्षा पदाधिकारी जैसे सहायक शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ ईडीओ, इनकी वैकेंसी आने वाली है हाल ही में। और बीपीएससी द्वारा जो ही कैलेंडर जारी किया गया है तो उसके भी अलग-अलग एग्जाम, फिर बीएसएससी सीजीएल का, और इसके अलावा बीएसएससी बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का, और इसके अलावा यूपी के कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं जो सामने हैं और वैकेंसी वहां भी आने वाली है। तो निश्चित तौर पर आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और मेन है कि रिवीजन कीजिए। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी किसी को तब तक याद नहीं होगा जब तक कि वो रिवाइज ना करता रहे। जब तक आप रिवाइज करते रहेंगे तभी तक याद होगा वो। और मैं हूँ या फिर कोई भी है, उसको जैसे ही रिवीजन करना, पढ़ना या पढ़ाना बंद करें, वो सारी चीजें जल्दी ही आदमी भूल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिटी का रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर से जरूर जुड़े। और अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट भी कर लें। अब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, 78 की, 192 की और 352। 352 तो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि 352 से लेकर के और 360 आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से, और ये भाग 18 में आता है। अब बात करते हैं 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 में दिया कुछ और है, न्याय के समक्ष समानता है। वैसे ही 78 में से ये संसद का गठन दे दिया है, और 192 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, जब संसद का गठन यहीं हो रहा है तो इनके सदस्यों का वेतन इतना दूर कैसे चला जाएगा? निश्चित तौर पर ये दोनों ही गलत है और ये तो गलत है ही, क्योंकि 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है, अभी मैंने बता भी दिया कि ये 352 से 360 तक है। अब अगर सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, आप देखेंगे 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों में सही प्रावधान इस प्रकार है, जैसे 17 में अस्पृश्यता का अंत, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देंगे उसकी, और 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नंबर 25 फिर से सुमेलित करना है, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर 90% क्वेश्चन सुमेलित करने वाले ही देखे गए हैं। तो आप ये मत समझिए कि एक दो अनुच्छेद याद रखने से काम होगा। तो अनुच्छेद 215 की बात करें, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 222 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। अब आगे देखते हैं, हम अगले पेज पर आते देखेंगे, सी में है यहाँ पर 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 27 ही है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और ये मैंने पढ़ाया भी था, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख वाला ये जो मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, 215 है, अनुच्छेद 215 शायद मुझे लगता है कि ए में था, तो चौथे को तो हम ए में मिलाएंगे, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
और 226 ये सही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 226 में क्या है, जो उच्च न्यायालय की रीट की शक्ति है वो, तो ये 226 में है, तो सी को तीसरे में मिलाएंगे। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को सही लगा सकते हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही भी है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन एक ही बार देखते हैं। आप देखेंगे 215 में अभिलेख न्यायालय होगा कौन सा, उच्च न्यायालय। फिर 222 की बात करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी कि ट्रांसफर। फिर 226 में रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? 240, 242, 241 या फिर 249? सही उत्तर है दोस्तों 241। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रमुख उपबंध दिया गया है, जिसमें 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, और 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, और 242 में है निर्सित। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, फिर से मिलाना है अनुच्छेद 76। 148 तो याद होगा आपको, कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर आता है 76, 71 और 131। ठीक है, 76 भी मैंने बताया था कि याद रखिए, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी ये है 76। अच्छा, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी मंत्री परिषद वाला हमने पढ़ा था कि मंत्री परिषद वाला जो है वो किस भाग में आता है। आपको अगर याद हो मैंने बताया था, और ये याद आपको भी रखना है कि ये 74 से कहाँ तक है, 78 तक है। 74 टू 78 मंत्री परिषदों और प्रधानमंत्री, जो कि 75 में थे, नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा चौथे में। तो इतने से हम मिला सकते हैं, ए का तीसरा, बी का पहला, और सी का कौन हो गया, चौथा। तो 3 1 4 से जो ऑप्शन शुरू हो, 3 1 4 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया। बाकी डिटेल सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, 76 में भारत के महान्यायवादी हैं, 148 कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 71 का पहला केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब आपके लिए सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसकी स्थापना, ये किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अनुच्छेद कौन? कल देखेंगे, विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान था, ये आपको पता है। विधि के सम्मुख समानता ये किसमें था, अनुच्छेद 14। मूल अधिकार है, ध्यान दीजिए 12 से 35 तक है मूल अधिकार, भाग 3 में है। तो ए को मिला दिया हमने तीसरे में। अब देखेंगे कार्य करने का अधिकार, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, और उनका जो बाल्यावस्था में शिक्षा था ये अनिवार्य करना। ये सब तीनों जो है ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है, और ये भाग 4 में है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये तीनों ही अनुच्छेद 36 से 51 है, लेकिन बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है ये अनुच्छेद 45 में है। तो इतने से मुझे लगता है कि हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो एक बार कूट देखते हैं, यानी कि हम ए को मिला रहे हैं तीसरे में, और डी को मिला रहे हैं दूसरे में। तो डी को दूसरे में और ए को तीसरे में, ए को तीसरे में और डी को दूसरे में, ये ऑप्शन बी में है। हालांकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा है तो कुछ इसका मतलब और गलत है इसमें। जैसे आप देखेंगे, विधि के सम्मुख समानता ये है अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 है, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां ये है अनुच्छेद 42, और अनुच्छेद 45 तो मैंने बताया ही था कि 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख। ये पर एक चीज देखिए, नोट में दिया गया है, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 वर्ष से कम बच्चों के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध जो है ये प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखिए
जो बच्चों के लिए यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार है और ये किसमें है? यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि इसको लाया गया है 21 क में, 21 ए में और बाकी 45 में क्या है 6 वर्ष से कम, यहाँ 6 से 14 है और यहाँ 6 से कम है, यानी 6 वर्ष से 1 वर्ष या उससे छोटे बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ उनकी शिक्षा का उपबंध करना। अब आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। आज का आखिरी सवाल जो है एमपीपीसीएस का है। आप देखेंगे यहाँ पर सवाल क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। 71 क ख ग घ, आपको मैंने बोला था कि इसमें विशेष उपबंध है अलग अलग राज्यों के लिए 71 में, पूरे 371 में। देखिए, इसके लिए आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोला क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क ख ग घ, हालांकि ये आगे तक चलता है, आपका न तक जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो क में नागालैंड, ये बिल्कुल सही है। ख में असम, ये भी सही है। ग में मेघालय, यहाँ पर गड़बड़ है। और घ की बात करेंगे तो घ में आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। ग में क्या है, मेघालय नहीं है, यहाँ पर मणिपुर है। ग में मणिपुर है, मणिपुर के बारे में विशेष उपबंध। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हुआ। आगे आप देखेंगे यहाँ पर संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं, जिसमें 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध है। फिर क में 371 के क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना और ग में क्या है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, च में है सिक्किम और छ में मिजोरम और ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा और 71 य में क्या है आपका कर्नाटक। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। और ये आखिरी सवाल था दोस्तों आज की वीडियो का। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखने के बाद भी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अभी छोटा चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो कल को बड़ा भी बन सकता है, लेकिन हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे चैनल छोटा हो या बड़ा हो। आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।